द बिहार टीचर सिस्टम मेकर के मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार। पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, दर्पण के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पार्श्विक परिवर्तन। तो कहेंगे कि जब हम अपने प्रतिबिंब को किसी दर्पण में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो पूर्ण रूप से हमारे ही समान है, लेकिन जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता है, और जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। यानी कि किसी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग हो जाता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग हो जाता है। इसे कहेंगे पार्श्विक परिवर्तन। जैसे अगर हम R लिखें और उसे प्रतिबिंब में देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दायां भाग बायां भाग हो गया है और बायां भाग दायां भाग हो गया है। इसे कहते हैं पार्श्विक परिवर्तन। अब हम जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहला कहेंगे प्रतिबिंब समतल दर्पण में पीछे बनता है। दूसरा विशेषता होगा कि समतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तीसरा विशेषता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चौथा विशेषता हो जाएगा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी दायां भाग बायां भाग हो जाता है और बायां भाग दायां भाग हो जाता है। तो कहेंगे पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अगर हम पांचवा विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है। यानी वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम छठे विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों समान होगी। समतल दर्पण में मान लीजिए ये दर्पण है और ये वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी अगर 1 मीटर है तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे उसकी भी दूरी 1 मीटर होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी भी समान होती है। अब हम जानेंगे उपयोग। तो पहला आएगा समतल दर्पण का उपयोग। तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग पहला तो हम अपने घर में करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, और दूसरा एक से अधिक प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा बात करें हम अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में सैलून में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर लाइट में किया जाता है, और डॉक्टरों द्वारा रोगी के आंख नाक गले की जांच करने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। और अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। अगर हम तीसरा बात करें उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है। और पुराने ज़माने में दुकानदार जो हैं अपने पास अपने दुकान में उत्तल दर्पण का उपयोग करते थे। सीसीटीवी कैमरा का जैसा उपयोग होता है उसी प्रकार उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता था। दुकानदार अपने पास उत्तल दर्पण लगाते थे जिससे पूरे दुकान का प्रतिबिंब उस दर्पण में बनता था और दुकानदार उस प्रतिबिंब को देख के अपने पूरे दुकान पे नज़र रख सकता था। अब हम जानेंगे किसी गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु के बारे में। तो मान लीजिए कोई भी दर्पण लेंगे गोलीय, ये एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे कहेंगे ध्रुव। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। अगर ध्रुव को हम परिभाषा दें तो कहेंगे किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। अब एक आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसे
C से सूचित किया जाता है। दरअसल ये जो अवतल दर्पण है ये पहले एक गोला था और उस गोले को तोड़ करके अवतल दर्पण बनाया गया है। तो उस समय गोला का जो केंद्र था, इस पूरे गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र को सूचित किया जाता है C से। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इंग्लिश में अगर कहें तो कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कहेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीचों बीच होगा फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीच में फोकस होता है। फोकस को F से सूचित किया जाता है, कैपिटल F से। अब हम एक चीज और देखेंगे कि ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी है इसे कहेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटे f से सूचित किया जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, कैपिटल R से। तो कहेंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और एक चीज और जानना है कि वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस दूरी का दुगुना होगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होगी, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो दो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, r बराबर 2f या f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम कहें अवतल दर्पण का फोकस। तो अवतल दर्पण, ये एक अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा की बात करें तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है इसे कहेंगे फोकस। ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक प्रकाश किरण चली और अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटती है। इस बिंदु का नाम हो जाएगा फोकस। तो परिभाषा की बात करें तो कहेंगे मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। यहीं अगर हम उत्तल दर्पण की फोकस की बात करें, उत्तल दर्पण की फोकस, तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ हम देखेंगे कि प्रकाश किरण गई है और टकराकर ऊपर चली आई है, लेकिन ये जो है आभासी रूप से काटती हुई मालूम पड़ेगी। तो उस बिंदु को कहेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस। कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं।